तो आज महासागरीय जल की गतियां पढ़नी है। महासागरों में हमेशा से निरंतर कोई ना कोई गति होती रहती है महासागरीय जल में, चाहे वो ज्वार भाटा के रूप में गति हो रही हो, या महासागरीय लहरों के रूप में गति हो रही हो, या धाराएं चल रही हैं इसके रूप में गति हो रही है। नहीं, गति हमेशा कोई ना कोई महासागरीय जल में होती रहती है, कोई ना कोई उथल पुथल होता ही रहता है। तो देखते हैं आज महासागरीय जल की जो गतियां हैं वो क्या हैं। महासागरीय जल की गतियां, ये शब्द से का जो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ठीक है, क्षैतिज जाए या लंबोत जाए, क्या कहलाएगा? जल की गति कहलाएगी। महासागरीय जल की गति, ठीक है, नहीं, जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्षैतिज या लंबवत गति, लंबवत रूप से जाना, क्या कहलाता है? महासागरीय जल की गति कहलाती है। देखना है कि जो जल का जो संचलन हो रहा है, कोई जल एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है तो किस रूप में पहुंच रहा है, किस तरह से पहुंच रहा है, यही हमको यहाँ इस चैप्टर में देखना है। महासागरीय जल की जो गतियां हैं वो 4-5 प्रकार से होती हैं, 3-4 या 5 प्रकार की गतियां होती हैं जिसके माध्यम से जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि जो गति है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है करंट्स, महासागरीय धाराओं। महासागरीय धाराओं के रूप में जो जल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित या संचलन होता है। महासागरीय धाराएं, ये चैप्टर मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है। इसमें मैंने बताया था इसका कारण क्या है, कई कारण हमने बताए थे, जैसे पवन है, सैलिनिटी है, डेंसिटी है या घनत्व, पृथ्वी का घूर्णन है। ये सारे वो कारक हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण से महासागरीय धाराएं चलती हैं और जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कि महासागरीय जल की गतियां जो यूपीएससी के सिलेबस में लेटेस्ट शामिल, सबसे लेटेस्ट यही टॉपिक शामिल किया गया है, महासागरीय जल की गतियों को। ये सबसे लेटेस्ट टॉपिक है ज्योग्राफी ऑप्शन में। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए तो ये पुराना ही है, उसका बेसिक जो टॉपिक होता है ना, एक की बेस होता है और एक अप्लाइड होता है, तो उसका बेसिक टॉपिक है ये। महासागरीय धाराओं के रूप में जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। कारण क्या है? पवन है, सैलिनिटी है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है या पृथ्वी का घूर्णन है। ये सारे कारण हैं जो महासागरीय जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, और एक महासागरीय धारा का निर्माण होता है जिसे हम एक अलग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगला है ज्वार भाटा के रूप में या ज्वार के रूप में, टाइड है। इसके रूप में भी जल क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मैंने आपको ज्वार भाटा में ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि ज्वार किसी जगह पे उत्पन्न होता है, फिर उसकी जो प्राथमिक लहरें होती हैं वो आगे बढ़ना शुरू करती हैं, फिर द्वितीयक लहरें उनके पीछे आगे बढ़ती हैं। तो जल जो होता है, ज्वार जब उठता है तो वो कोई जल समुद्र का बीच से ऊपर आया, पहले तट पे चढ़ा और फिर जल जो है वो पीछे की ओर गया। ज्वार भाटा में यही होती है, ये गतियाँ होती हैं। कारण क्या होता है इनका? इनका कारण सन या मून का जो ट्रैक्शन फोर्स है, सूर्य और चंद्रमा प्रमुख कारण है पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पत्ति के लिए, जिसकी वजह से जो ज्वार में जो गतियां होती हैं जल में वो शुरू होती है। ज्वार भाटा महासागरीय धाराओं के बाद में एक करंट होती है, लिटोरल करंट, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं आपसे। लिटोरल या बेलांचली करंट कहते हैं, बेलांचली धारा। कभी कभी ये शब्द आ जाता है एग्जाम में, ये कैसे चलती है? तो इसका चलने का जो कारण है वो तटीय बाधा होती है। इसके चलने का जो कारण है वो तटीय बाधा है। कैसे? कोई करंट जा रही है, ऐसे जल की कोई जलराशि जा रही है और यहाँ पे
इस आकृति में कोई तट है और यहाँ से ये टकराएंगी जब, तो क्या करेंगी, अब इसी तट की आकृति को पकड़कर ये आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो जैसी स्थल की बनावट होगी वैसी ही ये धारा की दिशा तय हो जाएगी और ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगी, यहाँ इस दिशा में आगे बढ़ेंगी। यही बेलांचली धारा होती है। बस इतना समझ लीजिए कि इनके चलने का कारण तटीय बाधाएं, अगर तट ना होता तो ये सीधा आगे बढ़ती जाती। लेकिन यहाँ तक तो ये करंट है, लेकिन जब ये तट की आकृति से अपना रास्ता मोड़ दी तो क्या हो गई, बेलांचली धारा नाम पड़ गया इनका। ठीक है, सुनामी में भी जल की गतियां होती हैं। सुनामी के दौरान भी जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो महासागरीय गतियों में एक प्रकार सुनामी का है। इसका कारण क्या है, इसका कारण भूकंप है। जब कभी महासागरीय क्षेत्रों में, मान लीजिए ये महासागर है और यहाँ पर जब कभी इस क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न होता है, यहाँ पे भूकंप का केंद्र है, यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ। ये वैसे ही होता है जैसे आप एक बड़ी सी थाली में पानी भर लीजिए और थाली को नीचे से, जैसे भूकंप क्या करता है, नीचे से फोर्स लगाता है, वैसे आप नीचे से फोर्स लगाइए बीचों बीच थाली में या कहीं किनारे पर भी, तो आप देखेंगे ऊपर पानी जो है वो ऐसे ऐसे करके किनारे की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। वही होती है भूकंपीय तरंगे महासागरीय क्षेत्रों में, और उन्हीं के माध्यम से जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रहा है। ये हो क्या रहा है, जब यहाँ पे भूकंप आया है तो यहाँ पे जो जल है वो जल क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है ऐसे, और ये ऊपर उठते उठते यहाँ तक आ जाएगा। परिणाम होगा कि सतह पर आने पर आपको ऐसे दिखाई देगा कि जल इतना ऊपर उठ गया। अब जल ये जो ऊपर उठा फिर नीचे भी बैठेगा तो इनमें एक करंट बनेगी ऐसे, इस दिशा में भी ऐसे बनेगी। ये क्या है, महासागरीय जल की ये गति है। और ये उस केंद्र से चारों तरफ समुद्रों में ये लहरें फैल जाएंगी और तट पे आते आते इनका थोड़ा सा रूप चेंज होता है। कारण क्या है कि यहाँ पे भारी जलराशि है, यहाँ गहरा समुद्र है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी को ऊपर नहीं उठा पाती है। लेकिन जैसे छिछले समुद्र की ओर या तट की ओर आगे बढ़ती जाती हैं ये तरंगे, वैसे ये और ज़्यादा पावरफुल होती जाती हैं और इनका जो पानी है वो एक समय ऐसा आता है कि तट पे ये पहुँच करके इतना ऊंचा हो गई और ऐसे गिर रही हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको महसूस होगा कि पानी ऐसे आगे आ रहा है सीधा, और आता भी है ऐसे सुनामी का पानी। तो यह हम सुनामी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि इनके कितनी अवस्थाओं में सुनामी बनती है और कितना प्रभावी होती है और उसकी रोकथाम के उपाय क्या हैं। ये हम भूआकृतिक विज्ञान में या जियोमॉर्फोलॉजी में जब प्राकृतिक आपदाएं देखेंगे तो भूकंप वाले चैप्टर से इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। सुनामी के और भी कारण हो सकते हैं कि कोई बड़ा सा उल्का पिंड अगर आकर के महासागर में गिर जाए तो भी ऐसे लहरें उत्पन्न हो जाएंगी। ये वैसे होगा जैसे पानी में कोई कंकड़ फेंक दीजिए। तो सुनामी के बाद में महासागरीय जल में एक गति होती है वेव या लहरें। इसका क्या कारण है, इन लहरों के चलने का क्या कारण होता है। ये देखिए लहरें तो सब में बन रही हैं, तरंगे सब में बन रही हैं, फिर चाहे वो धाराएं हो, चाहे वो ज्वार हो या लिटोरल करंट हो या सुनामी हो, लहरों का ही गेम है। लेकिन लहरें हम एक चैप्टर अलग सेपरेट पढ़ेंगे, इसी में हम उसको कर लेते हैं कि लहरें महासागरों में या जलराशियों में पवन के कारण चलती हैं। अब कैसे पवन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विंड, इसका कारण जो है चलने का पवन है। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं इसी चैप्टर में। जो महासागरीय लहरों का एक चैप्टर भी आप में सेपरेट है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन सेपरेट रखा गया है, उसको उसे देख लेते हैं कि महासागरीय जल की गतियां हैं और उन गतियों में एक सेपरेट चैप्टर हम देखेंगे, महासागरीय जल में जल की लहरें या वेव या फिर तरंग। होता क्या है कि जो ओसेनिक तरंग है या ओसेनिक वेव, ये होता क्या है, पहले तो वेव समझ लीजिए क्या है, लहरें क्या हैं। जल में जब कभी वायु जल के ऊपर से या नदी, तालाब, झील या समुद्र कहीं भी आप देखें, जब
जल की सतह जो होती है उससे पवन होकर गुजरती है, तो पवन के घर्षण के कारण यानी विंड के घर्षण के कारण क्या होती है, जल राशि ऊपर का भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। आप एक अच्छा उदाहरण इसका देख सकते हैं, कभी ऐसे समय में जब कोई पूर्वा पवन या पछुआ पवन खूब तेजी से चल रही हो, तो आप किसी तालाब या नदी के किनारे खड़े होते हैं, तो आप देखते क्या हैं, कुछ ऐसे नज़ारा, जैसे ये जल होता है तो कुछ ऐसे नजर आता है आपको। ऐसे तट पे अगर आप खड़े हैं तो आप महसूस करते हैं कि थोड़ा सा तट पे वो पानी ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर पीछे हट रहा है। ये जो आपको दिखाई देता है लहर ऐसे ऐसे करते हुए, यही होती है महासागरीय लहरें। तो कारण क्या है इनके चलने का? पवन है, विंड है। अब महासागरीय लहरों को देख लेते हैं। तो महासागरों में जब आपको पता है प्लेनेटरी विंड चलती है, पूर्वा पवन पछुआ पवन, ये पवनें नॉर्मल नहीं होती हैं, बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, और जितनी तेज पवनें चलेंगी ये लहरें भी उतनी ही तेज चलेंगी। मान लीजिए कि ये कोई समुद्र है, जलराशि है, ये पवन इधर से, ये पवन की दिशा है, ये पवन चल रही है, तो इसके घर्षण के कारण, अब पवन चूंकि यहाँ मैंने बनाया है, लेकिन पवन इसकी सतह से टच करते हुए आगे बढ़ेगी, और जब यह हवा इसकी सतह को टच करके आगे बढ़ेगी तो इसका जो जल होगा वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन एक लहर के रूप में आगे बढ़ेगा। ऐसे इस रूप में ये जल आगे बढ़ रहा है। यही जो जल, ये जो तरंग बन रही है, इसी को, यही लहर या तरंग है महासागरीय जल में। अब ये आके यहाँ पे क्या कर रही है, तट पे, यानी एक बार पानी तट पे थोड़ा सा ऊपर होता है, फिर तट से थोड़ा सा पीछे हटता है, और ये ऊपर और चढ़ने और पीछे हटने की प्रक्रिया में एक सुंदर सा बीच का निर्माण होता है, जिससे आप लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। तो वो जो बीच बनता है वो पानी के ऊपर चढ़ने और पीछे हटने की वजह से बनता है। अब यहाँ पे जब ये पहुंच गया तो इसका जल क्या होगा, कुछ जल पीछे की ओर जाएगा, कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, कुछ नीचे से थोड़ा सा पीछे हटेगा। यहाँ से ये क्या कर, अब यहाँ पे अगर कोई लहर बार बार टकरा रही है तो ये काम क्या कर रही है, यहाँ पे तट को काटेगी, यानी तट की जो स्थलाकृति है उसका क्या करेगी, उसका अपरदन करेगी, और जो उसका मटेरियल होगा वो पीछे हटते समय कहाँ लेकर आएगी, यहाँ पर लाएगी, यहीं पे पाटती रहेगी, और इसीलिए एक अच्छा सा बीच बनेगा, जिसे आप घूमने के लिए, पर्यटन के लिए बहुत ही होता है, अच्छा होता है। आप जाते हैं वहाँ पे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम साफ सुथरा और बालू के कण चमक रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, तो उस बीज का निर्माण होता है। इन लहरों द्वारा जो कटाव होता है, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो कटाव है इसको क्या बोलते हैं, इस कटाव को एक शब्द इस्तेमाल होता है, नोचिंग। ये नोचिंग शब्द वैसे ही है जैसे किसी को ऐसे पकड़ के नोच लिया जाए। तो ये लहरें जो हैं यहाँ तट पे आकर के क्या कर रही हैं, तट को नोच ही रही हैं, और नोच नोच के सारा का मटेरियल तो कहाँ लेकर आ रही हैं, यहाँ पे जमा कर रही हैं, थोड़ा सा पीछे यहाँ पे जमा कर रही हैं, ये सारा का सारा मटेरियल। तो उसे क्या बोलते हैं, ये जो जल पीछे हट रहा है, इस जल को कभी कोई पूछ लेता है कि लहरों का जो जल पीछे हट रहा है और जो नोचिंग के माध्यम से जो मटेरियल ला रहा है और बीज का जो निर्माण हो रहा है, उस जल को क्या बोलते हैं, तो उसे पश्च जल बोलते हैं, यानी पीछे हटता हुआ जल कहते हैं इसे, ठीक है। लहरें जहां से उत्पन्न हो रही हैं और जहां तक जा रही हैं, ये देखिए, इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को फेच बोला जाता है। ये टेक्निकल शब्द है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये फेच है, तो फेच जितना लंबा होगा उतना ही पावरफुल होगा, कहते हैं लहरें जितनी आगे तक बढ़े उतनी ताकतवर होंगी। ये बात समझ में आ गई। अब अगर लहरें तट पे आ रही हैं और वहां पे वो नोचिंग कर रही हैं, यानी एक स्थलाकृति का निर्माण कर रही हैं, वहां पे अगर नोचिंग कर रही हैं तो भी एक नई स्थलाकृति बन रही है तट पे, और जहां पे ले जाकर के ये अपना अवसाद जमा कर रही हैं थोड़ा ही पीछे, वहां भी एक स्थलाकृति बन रही है। नोचिंग से स्थलाकृतियों की एक संरचना बन रही है, ऊबड़ खाबड़, लेकिन जहाँ ये पाट रही है वहाँ पे एक सुंदर सा बीज का निर्माण हो रहा है।
तो ये इसके द्वारा निर्मित की गई दो स्थलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है, इनका प्रकार क्या है, कितने प्रकार की होती हैं? तो लहरें इनके कटाव और जमाव के आधार पर ही इन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव वेव, तरंगे या लहरें, कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक लहरें। रचनात्मक लहरें क्यों कहा जाता है इनको? देखिए, जब वेव थोड़ा धीरे धीरे आए, आराम से, यानी 1 मिनट में जब 6 से 7 लहरें अगर आ जाती हैं तो वो रचनात्मक लहरें होंगी। जैसे यानी 6 से 7 वेव पर मिनट, तो रचनात्मक होंगी। कारण क्या है कि जब ये धीरे धीरे किसी रचनात्मक का मतलब होगा कि किसी तट की रचना कर रही हैं, किसी बीज का निर्माण कर रही हैं, किसी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है। तो निर्माण कब होता है? जब आप कोई काम थोड़ा आराम से करें और सही ढंग से हो, तभी तो निर्माण हो पाएगा। पता लगा कि बहुत तेजी से कोई वर्क किया जा रहा है और बिना कुछ ध्यान में रखे हुए, तो बनने की बजाय बिगड़ने लगता है। तो जब ये लहरें धीरे धीरे आके तट से टकराती हैं और आराम से पीछे हटती हैं, तो यहाँ तट की कटाव, जब तट का जो कटाव करती हैं, कटाव करके जब आराम से ये लहर पीछे जाएगा, तो जो कटाव के बाद जो मिट्टी या बालू जो अपने साथ लेकर आ रही हैं, उसको काटते हुए पीछे हटेंगी ये लहरें, तो एक बीज का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर यहीं पर दूसरा जो होता है वो होता है डिस्ट्रैक्टिव, यानी विनाशी लहरें। ठीक है, ये क्या होती हैं? डिस्ट्रैक्टिव या विनाशी लहरें, ये थोड़ा तीव्र होती हैं। इनकी जो गति होती है वो 12 से 13 लहर प्रति मिनट होती है। अब 1 मिनट में जो 13 लहरें आकर के तट से टकराएं अगर एक साथ, तो फिर इनकी स्पीड आप सोच सकते हैं कितना होगी। तो जब इनकी स्पीड अधिक है, इनकी गति ज़्यादा है, टकराने की गति ज़्यादा है, तो जो मटेरियल ये काटी हैं तट से, जो कटाव की हैं, उनको बहुत तेज़ी से पीछे ले जाएंगी, फिर तेज़ी से आगे आएंगी लहरें। और जब तेज़ी से पीछे ले जाएंगी तो फिर बीज का तो निर्माण हो नहीं पाएगा, क्योंकि बीज का निर्माण तो तब होता ना जब जल थोड़ा सा शांत हो। कटाव के बाद में जो मिट्टी है या बालू है, वो सब क्या हो, नीचे बैठ सकें, इतना शांत होना चाहिए जल। तो जब कभी तीव्र पवन चलती है तो कटाव तीव्र हो जाता है, और डिस्ट्रैक्टिव, विनाशी जो लहर है वो नाम पड़ता है इसका। कारण क्या है कि ये सिर्फ तट का कटाव ही कर रही हैं। यहाँ पे तट का कटाव तो कर दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे निर्माण नहीं कर पा रही हैं बीज का। कारण क्या है कि ये बहुत तेजी से आ रही हैं, तेजी से जा रही हैं। तेजी से जाने की वजह से ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो अंदर समुद्र में अंदर की ओर चला जाता है, यानी वहाँ पे हम घूमने नहीं जा सकते हैं, ना ही वहाँ पे कोई बीज का निर्माण होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन की प्रक्रिया होती है। ये दो प्रकार हैं इसके, डिस्ट्रैक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्या इस लहर का यूज भी हम कर रहे हैं, इसका यूज है कि नहीं। ये पश्च जल का मतलब होता है बैकवाश, कभी कभी ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैकवाश मतलब पीछे हटता हुआ जल। इन लहरों का जो प्रभाव है वो क्या होता है। तो लहरों का प्रभाव, तो दो प्रभाव इसका जो आपके सामने मैंने बताया, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यानी स्थल रूपों का विकास होता है। इन लहरों से क्या होता है, स्थल रूपों का विकास। जैसे अपतनात्मक होता है या निक्षेपात्मक, यानी अपर्दन से, अपर्दन का मतलब होगा कटाव कर रही है तो जहां से काट रही है वहां भी एक स्थलाकृति बन रही है, और एक जगह अपर्दन हो रहा है तो दूसरी जगह निक्षेप उसका जमा हो रहा है। ठीक है, तो दो तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। दूसरी बात कि जो समुद्र में हम प्रदूषण फैलाते हैं, जो कचरा देते हैं, इन लहरों के माध्यम से वो क्या करती हैं, उस कचरे को तट पे लाके जमा कर देती हैं। अब आप तट से उसको साफ कीजिए, यानी एक सफाई कर्मी का भी ये काम कर रही हैं।
तो जलीय कचरे को तट पे लाना, जलीय कचरे या समुद्री कचरे को का तट पर आना। तीसरा जो होता है वेव एनर्जी या लहर ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं इनसे। लहर ऊर्जा या वेव एनर्जी होता क्या है कि अब कोई लहर ऐसे ऐसे आकर के कहाँ जा रही है, यहाँ पे तट पे टकरा रही है, और यहीं पे जब ये तट पे आ गई, टकरा गई वहां पे, तो इससे थोड़ा सा पीछे हम डायनेमो लगा करके जब ये वापस होने लगती हैं लहरें, तब हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हमारा जो तट है वो काफ़ी स्लोप है, तट का जो स्लोप है ऐसे है ये, तो करते क्या है कि तट पे एक दीवार बनाते हैं, तट पे एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है, और जब पानी आता है लहर का तो उस दीवार के इस पार तक पानी पहुंच जाता है, और जब लहर पीछे हटती है तो ये पानी जो है थोड़ा धीरे धीरे नीचे गिराया जाता है। और होता क्या है कि यहीं पे डायनेमो लगा करके हम लहर एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती दीवार की, क्योंकि स्थल की संरचना ऐसी होती है कि उनके आने से एक डायनेमो काम करेगा, उनके लौटने से दूसरा काम करेगा। ठीक है, तो लहर ऊर्जा भी प्राप्त कर ले रहे हैं। एक और इनका प्रभाव जो पड़ता है वो जल का जो तापमान है उसको भी बैलेंस करती है, वाटर हीट बैलेंस। ये कैसे करती है? होता क्या है कि जो गहरे समुद्र हैं वहां का तापमान और जो तटीय क्षेत्र का जो समुद्र है वहां का तापमान, इन दोनों में अंतर होता है। तो जो ये लहरें आती हैं समुद्रों से होकर के बीच में से, तो इनका तापमान औसतन कम होता है या फिर अधिक होता है, तो वो तटीय क्षेत्र पे आकर के तापमान का आदान प्रदान भी करते हैं, तो इससे वाटर हीट बैलेंस मेंटेन रहता है। तो ये महासागरीय जल में गतियाँ थीं, उन गतियों में हमने जो पढ़ रखा है पहले से या आगे पढ़ना है, उसको छोड़ के लहर जो एक नया चैप्टर के रूप में शामिल हुआ है उस पर हमने चर्चा किया आपसे। तो ये क्लास आज ये ख़त्म होती है, यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि महासागरों का जो अप्लाइड पोर्शन है, जो व्यवहारिक महासागर है या व्यवहारिक समुद्र विज्ञान है, वो हम देखेंगे, और उसमें मुख्य रूप से देखा जाएगा कि महासागर या समुद्र का हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, या समुद्र हमें कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा है, कितने तरह के संसाधन के रूप में, ऊर्जा के रूप में, क्लाइमेट के रूप में, इन सब पे अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।